नमस्कार बच्चों। आज हम लोग मनु के कानून और न्याय व्यवस्था पर विचारों का अध्ययन करेंगे। मनु ने अपनी मनुस्मृति में राजशिल्प पर चर्चा करते हुए कानून और न्याय की व्यवस्था पर भी प्रकाश डाला है। मनु के अनुसार कानून निर्माण के लिए एक विधायिका होनी चाहिए, जिसे मनु परिषद का नाम देता है। मनु के अनुसार परिषद ऐसे बुद्धिमान व्यक्तियों से मिलकर बननी चाहिए जिन्होंने वेदों और टीकाओं का अध्ययन किया हो और जो अपने तर्कों के संबंध में बुद्धियुक्त प्रमाण देने की योग्यता रखते हो। मनु ने विधायिका की रचना का विशद रूप से उल्लेख किया है। मनु के अनुसार विधायिका या परिषद के सदस्यों की संख्या 10 होनी चाहिए, किंतु रचना का आधार बौद्धिक योग्यता रहे, न कि संख्या। मनु ने के अनुसार इन 10 व्यक्तियों में से 3 व्यक्ति ऐसे होने चाहिए जिन्हें एक एक वेद का ज्ञान हो, एक निर्वक्ता, एक मीमांसाकार, एक निरुक्त और एक धर्मशास्त्र का ज्ञाता होना चाहिए। 3 व्यक्ति मुख्य व्यवसायों के होने चाहिए, परंतु मनु ये कहते हैं कि यदि ऐसे 10 व्यक्ति न मिले तो 3 ही व्यक्ति पर्याप्त है, और यदि 3 भी इन शर्तों को पूरा करने वाले न हो तो एक ही व्यक्ति पर्याप्त है। बशर्त है कि वह व्यक्ति वेदों का ज्ञाता हो, उनकी व्याख्या करने में सक्षम हो। ऐसा एक ही व्यक्ति राष्ट्रीय नीतियां निर्धारित कर सकता है। मनु के अनुसार कानून निर्माण के लिए एक परिषद की व्यवस्था के अतिरिक्त जनता अपनी संघीय संस्थाओं के द्वारा भी स्वयं अपने नियम बनाने को स्वतंत्र है। कुल, जाति, श्रेणी और जनपद इसी प्रकार की संघीय संस्थाएं हैं। कानून पर विचार करने के साथ ही साथ मनु न्याय व्यवस्था का भी वर्णन करता है। मनु के अनुसार 2 प्रकार के विवाद होते हैं, एक हिंसा के कारण उत्पन्न विवाद और दूसरा देने योग्य भूमि या धन न देने से उत्पन्न विवाद। मनुस्मृति में वर्णन है कि यदि राजा स्वयं विवादों का निर्णय न करे तो उस कार्य को देखने के लिए किसी विद्वान ब्राह्मण को नियुक्त किया जाना चाहिए। राजा के द्वारा नियुक्त ब्राह्मण भी ऐसे 3 अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर न्यायालय में विवादों का निर्णय करे। मनु के अनुसार न्यायाधीशों को सभी विवादों का निर्णय निष्पक्षतापूर्वक करना चाहिए, क्योंकि मनु ये कहते हैं कि जिस सभा अर्थात न्यायालय में सत्य असत्य से पीड़ित होता है, उसके सदस्य ही पाप से नष्ट हो जाते हैं। मनु के अनुसार न्यायाधीश ब्राह्मण ही होना चाहिए, किसी भी दशा में शूद्र नहीं होना चाहिए। न्यायाधीश ऐसे योग्यता वाला होना चाहिए जो व्यक्ति के बाहरी चिन्हों अर्थात स्वर, वर्ण, संकेत और चेष्टाओं के माध्यम से ही व्यक्ति के आंतरिक भावों की पहचान कर सके। मनु ने मनुस्मृति में प्रमाणों की भी चर्चा की है और प्रमाणों को 2 भागों में विभक्त किया है, एक मानुष प्रमाण और दूसरा दिव्य प्रमाण। मानुष प्रमाण मनु के अनुसार 3 प्रकार के होते हैं, लिखित, युक्ति और साक्षी। मनु के अनुसार न्यायाधीशों द्वारा लिखित प्रमाणों को अधिक महत्व दिया जाना चाहिए, किंतु बलपूर्वक लिखाए गए लेखों को अमान्य कर देना चाहिए। न्याय व्यवस्था के साथ ही साथ मनु अपनी पुस्तक मनुस्मृति में दंड व्यवस्था की भी चर्चा करते हैं। मनु के अनुसार दंड की व्यवस्था अपराध के अनुपात के अनुसार होनी चाहिए। मनु ने अपनी दंड व्यवस्था में गति शोधनात्मक, निरोधात्मक और सुधारात्मक तीनों ही सिद्धांतों के समन्वय पर जोर दिया है और इस बात का पूरा विवरण दिया है कि कब, किस अवस्था में और कितना दंड दिया जाना चाहिए। मनु कहते हैं कि दंड देने के पूर्व
अपराध का प्रसंग, अपराध की मात्रा, उसके प्रकार एवं स्वरूप, अपराधी के सामर्थ्य, देश काल और परिस्थिति पर गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए और उसी के बाद अपराध का निर्धारण किया जाना चाहिए। मनु कहते हैं कि पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों को कम दंड दिया जाना चाहिए और शेष वर्गों की तुलना में ब्राह्मण को कम दंड दिया जाना चाहिए। मनुस्मृति में ब्राह्मणों के विशेषाधिकार की चर्चा करते हुए कहा गया है कि हत्या जैसे अपराध करने पर भी उन्हें देश निर्वासन जैसे साधारण दंड के द्वारा ही दंडित किया जाना चाहिए। मनु ने विभिन्न प्रकार के दंडों का प्रकार बताए हैं। मनु के अनुसार ये प्रकार है: वाग्दंड अर्थात समझाना बुझाना, दिग्दंड अर्थात निंदा भर्त्सना या धिक्कारना, धन दंड अर्थात जुर्माना, कामदंड अर्थात शारीरिक यातना और देना, कारागार दंड, जाति बहिष्कार दंड इत्यादि दंडों की चर्चा मनु ने की है। इस प्रकार मनु ने अपनी मनुस्मृति में कानून, न्याय और दंड व्यवस्था पर सविस्तार चर्चा की।